हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सेंसिबल फार्मासिस्ट में। स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में हम लोगों ने H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के SAR, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड क्लासिफिकेशंस के ऊपर काम किया था। हम लोगों ने समझा था कि जो SAR के बेस पे जो हमारी क्लासिफिकेशन है उसके अंदर कैसे स्ट्रक्चर्स को डिज़ाइन किया गया है, कैसे हमारे H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट H2 रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करके अपने एक्शंस को परफॉर्म करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है उसके अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट जो एडवर्स इफेक्ट हैं जो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट परफॉर्म करते हैं बॉडी के अंदर या प्रोड्यूस करते हैं, और सिंथेसिस जिसके हमें इस हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग करनी है सिमिटिडिन की, वो हम करने वाले हैं। तो सिमिटिडिन आप लोगों को पता ही है, एक इमिडाजोल कंटेनिंग ड्रग थी। हम लोगों ने पढ़ी थी 3 टाइप के हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है हमारे H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के अंदर। पहली जो रिंग थी हमारी वो थी इमिडाजोल, दूसरी जो हमारी रिंग थी वो फ्यूरेन थी, और थर्ड जो हमारी थी वो थी थायाजोल रिंग। इमिडाजोल जो रिंग थी उसके अंदर हमारी 3 ड्रग थी, ब्यूरिमामाइड, मेटिमामाइड एंड सिमिटिडिन, जिसके अंदर हम लोगों को सिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ सिमिटिडिन की ही करनी है। और जो हमारी फ्यूरेन कंटेनिंग जो ड्रग थी वो थी रेनेटिडिन, और थायाजोल रिंग कंटेनिंग जो ड्रग थी हमारी वो थी निजाटिडिन एंड फोमेटिडिन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी सिंथेसिस ऑफ सिमिटिडिन। सिमिटिडिन की सिंथेसिस के लिए हम सबको पता है उसके अंदर एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग थी जिसका नाम था इमिडाजोल। ठीक है, उसका जो स्टार्टिंग रिएक्टेंट रहेगा वो इमिडाजोल 5 मिथाइल कार्बोक्सिलिक एस्टर। ये देखिए, ये आपका एस्टर ग्रुप है, ये आपका इमिडाजोल रिंग है, और उसके 5th पोजीशन के ऊपर ये मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो इमिडाजोल 5 मिथाइल कार्बोक्सिलिक एस्टर। इमिडाजोल क्यों है? क्योंकि इस रिंग की 1st और 3rd पोजीशन के ऊपर हमारे 2 नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है, तो उसे हम इमिडाजोल बोलते हैं। देखिए, जब इस कार्बोक्सिलिक एस्टर का हम रिडक्शन कराएं किसी भी रिड्यूसिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में, या तो NaBH4 या तो LiAlH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड या तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इनकी रिडक्शन रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी थी हमारे बी फार्मेसी 4th सेमेस्टर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मैंने कराई थी इसकी रिएक्शन। हम लोगों ने बखूबी पढ़ा था कि जब भी हम एस्टर्स का रिडक्शन कराते हैं तो वो एल्कोहल्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं। तो ये जो एस्टर ग्रुप है ये NaBH4 इस ये कन्वर्ट कर देगा इस किसके अंदर, एल्कोहलिक ग्रुप के अंदर। जो ये रिएक्टेंट है इसका नाम क्या बनेगा, हमारा एक कॉमन नेम होता है कार्बिनोल। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो एल्कोहल बन चुकी है इसके बाद हमें क्या करना था, पता ही है हमें कि यहाँ पर हमारा थायो ईथर प्रेजेंट था इस इमिडाजोल के अटैच्ड में ही। तो थायो ईथर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थायो लिंक ऐसे मोइटी से रिएक्ट कराना पड़ेगा। अब यहीं पे देखिए आप, हमारा ये मिथाइल इथाइल चेन है, इसके ऊपर एक थायोल ग्रुप है और एक साइड इस पे अमीनो ग्रुप है। तो हमने इसके साथ रिएक्शन कराई इस सल्फर के ऊपर, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है यहाँ पे। ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन जो कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है ये जुड़ी है, तो ये इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर क्रिएट करेगी ये ऑक्सीजन। तो ये सल्फर इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए यहाँ पे अटैक कर देता है, और यहाँ से ये हाइड्रोक्सी ग्रुप बाहर चला जाता है, जिससे यहाँ पे वाटर बाहर निकलेगा, और ये जो हमारा थायो जो ब्रिज है इस कार्बन और सल्फर और इस इथाइल चेन से, वो ब्रिज बन जाएगा। ये हमारा नेसेसरी था, मैंने आप लोगों को SAR के अंदर भी करवाया था। फिर हमें क्या करना है, इसका जो हमारा ये इंटरमीडिएट 2 बना है, इसकी 1 साइनो 2,3 डाइमिथाइल आइसोथायोयूरिया, ये देखिए ये है थायोयूरिया, C डबल बॉन्ड N, इसके ऊपर साइनो ग्रुप है, यहाँ पे सल्फर लिंक डाइमिथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो इसके साथ हमें रिएक्शन करानी। इस कार्बन को देखिए, ये क्या है, एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, क्योंकि नाइट्रोजन एंड सल्फर बोथ आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, दे बोथ आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपैरिजन टू कार्बन। तो जो ये अमीनो ग्रुप है, यहाँ पे मैंने बताया था क्या, ग्वेनेडीन रिंग बनती है, जो थायो जो इथर लिंकेज था उससे जो नेक्स्ट पोजीशन थी उसको हमें वहाँ पे क्या चाहिए, ग्वेनेडीन रिंग चाहिए। तो ग्वेनेडीन का लाने के लिए अमीनो ग्रुप तो है ही, हमें ये मोइटी का होना वहाँ पे क्या है, बहुत ज़रूरी है। तो ये नाइट्रोजन के लोन पेयर क्या करते हैं, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे, जिसके वजह से यहाँ से ये थायोमिथाइल ग्रुप क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा एज ए साइड प्रोडक्ट, और ये इससे क्या हो जाएगा, डायरेक्टली लिंक हो जाएगा। लिंक होने के बाद फिर हमें क्या करना है इसके, ये देखिए हमारा क्या है,
मिथाइलमीन प्राइमरी अमीन है ये। इसके साथ हम रिएक्शन कराएंगे। जो इस अमीनो ग्रुप ने इस कार्बन के ऊपर अटैक करके रिएक्शन करी है, सेम रिएक्शन यहाँ पे ये मिथाइलमीन करेगा। ये मिथाइलमीन सेम इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, अटैक करके यहाँ से सल्फर अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के अगेन यहाँ से क्या होगा, हमारा थायोमिथाइल ग्रुप बाहर चला जाएगा। थायोल है ये, एक्चुअली ये भी एक एल्कोहल है, जैसे मिथेनॉल होती है, ये क्या है, थायोल, ये भी एक एल्कोहल ही है। तो ये इसके ऊपर अटैक करके हमारा फाइनली क्या बना देगा, यहाँ पे NHCH3। जब हम लोगों ने SAR पढ़ा था तो इसके ऊपर देखा था ये जो वाला जो अमीनो ग्रुप है ये हमारा क्या होना चाहिए, या तो ये प्राइमरी अमीन हो या तो ये सेकेंडरी अमीन हो, फॉर शोइंग देयर मैक्सिमम बायो अवेलेबिलिटी। तो मैक्सिमम बायो अवेलेबिलिटी के लिए हमें ये अमीनो ग्रुप क्या है, किसी एल्काइल ग्रुप से सब्सटीट्यूट चाहिए था और वो हमारा यहाँ पे आ गया है। फाइनली ये होता है, यही होता है हमारा सिमिटिडिन, यही है हमारा टाइटल कंपाउंड। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्या, जो हमारे H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट थे वो कौन से इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। उन साइड इफेक्ट के चलते कौन से ऐसे H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है जो जनरली प्रिस्क्राइब नहीं किए जाते हैं, तो एक बार हम उनके ऊपर चलते हैं। सबसे पहले हम यूज़ की बात देख लेते हैं। हम लोगों ने देख ही लिया था क्या, हाइपरक्लोरहाइड्रिक एसिड कंडीशन थी जिसके अंदर एक्सेस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिंथेसाइज होता है। तो एक तो वही कंडीशन होगी कि हम H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का यूज़ किस में करेंगे, हाइपरक्लोरहाइड्रिक कंडीशन के अंदर। जब भी हाइपरक्लोरहाइड्रिक कंडीशन जिसके अंदर HCl तो बनता ही है और हाइपरली सिक्रीट जब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड पैराइटल सेल के अंदर, तो वो जो म्यूकस लेयर होती है उसको ब्रेक करके स्टमक के अंदर अल्सर कोज कर देता है, जिसको हम पेप्टिक अल्सर भी बोलते हैं। तो पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट के अंदर भी हम क्या करते हैं, हमारा जो ये है हमारे H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है उनको प्रिस्क्राइब करते हैं। गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स GERD ये एक कंडीशन होती है, इसके ट्रीटमेंट में भी हम क्या हमारे H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट को प्रिस्क्राइब करते हैं। जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम ये एक सिंड्रोम होता है। इस सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, जो हमारा गैस्ट्रीन होता है उसका हाइपर सिक्रेशन होता है। जो एंटीरोक्रोमेफिन लाइक सेल थी जो गैस्ट्रीन को सिक्रेट करती हैं, वही गैस्ट्रीन आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, कल भी मैंने पढ़ा था क्या, जो CCK2 रिसेप्टर कोलिसिस्टोकाइनिन रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करके कैल्शियम डिपेंडेंट चैनल था, एक्टिवेट करता था हमारा हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप को, जिसके अंदर हमारा हाइपर सिक्रेशन होता था हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो जब गैस्ट्रीन का लेवल बहुत ज़्यादा सिक्रीट होता है और उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। इस सिंड्रोम के ट्रीटमेंट में भी हम क्या है, हमारे H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का यूज़ करते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम एडवर्स इफेक्ट की, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इनसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या, बाय इंक्रीजिंग प्रोलैक्टिन इन प्लाज्मा कोज मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज इन फीमेल्स। जो हमारे H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं ये क्या करते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ा देते हैं प्लाज्मा के अंदर, जिसकी वजह से जो फीमेल्स होते हैं उनका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसके अंदर डिस्टर्बेंस आ जाती है, जैसे हम बोल रहे हैं क्या, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज। दूसरा क्या है, गायनेकोमास्टिया एंड ओलिगोजूस्पर्मिया इन मेल कोज बाय सिमिटिडीन। ये मैंने बताया भी था कल, जो सिमिटिडीन था जिसके ऊपर इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट थी उसकी वजह से एंटी एंड्रोजेनिक एक्टिविटी आती थी, तो वो बहुत बड़ा साइड इफेक्ट था। उस एंटी एंड्रोजेनिक एक्टिविटी की वजह से गायनेकोमास्टिया ये एक टाइप का डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर जो मेल्स होते हैं उनकी चेस्ट जो एक तरफ से उसका साइज बढ़ जाता है और एक तरफ से कम हो जाता है, ये होता है हमारा गायनेकोमास्टिया। ओलिगोजूस्पर्मिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर जो स्पर्म है उसकी शेप के अंदर इरेगुलरिटीज आ जाती हैं, जिसकी वजह से ओवम एंड जो स्पर्म है वो आपस में कपल नहीं कर पाएंगे, तो जो फीमेल्स हैं वो प्रेग्नेंट जो है कंसीव नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से इम्पोर्टेंसी जिसे हम बोलते हैं वो साइड इफेक्ट आ जाएगा। तो सिमिटिडीन इस गायनेकोमास्टिया ओलिगोजूस्पर्मिया को कोज करती है, बाकी और कोई भी H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट नहीं करता। दूसरा, क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। जो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं जनरली यहाँ पर होता है हमारा सिमिटिडीन ही, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देता है, जिसकी वजह से CNS की साइड इफेक्ट शो करते हैं, जैसे कंफ्यूजन, हेडेक एंड हेलुसिनेशन। इस टाइप के साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी हम जो हमारे प्रोटॉन पंप इनिबिटर हैं उनका हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटॉन पंप इनिबिटर। 1 बाय 1 हम उनके मैकेनिज्म, उनके साइड इफेक्ट, उनकी क्लासिफिकेशंस को कवर अप करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।
चलिए, थैंक यू सो मच।